ये रीडिंग। आज मैं आपकी ही बुक फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर 5 के द 100 ड्रेसेस 1 को अच्छे से डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी राइटर कौन है, इसका ऑथर कौन है। एल एस्टर, जो कि अमेरिकन चिल्ड्रंस ऑथर हैं। वो बच्चों की किताब मैक्सिमम लिखती थी और उन्हें इसी के लिए जाना जाना गया, जिनका जन्म 9 मई 1906 और जिनकी मृत्यु जुलाई 15, 1988 को हुई। आगे आते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस चैप्टर में किसके बारे में बात की गई है और क्या बताया गया है। तो इसमें एक पॉलिश मूल की लड़की, पोलैंड में रहने वालों को पॉलिश मूल की कहते हैं। पॉलिश मूल की लड़की जिसका कि नाम वांडा पेट्रोनस्की है, उसके बारे में बताया गया है कि वो माइग्रेट करके अमेरिका आते हैं वो लोग, और वो अमेरिकी के स्कूल में पढ़ती है और वहाँ कैसे वो बच्चों के द्वारा डिस्क्रिमिनेट की जाती है और उसे किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और किस तरह वो वहाँ पे अपने आप को सर्वाइव करती है, या फिर जो भी हो एक समय वो स्कूल भी छोड़कर चली जाती है। ये सारी बातों को हम इसमें देखेंगे। बड़ी ही एक अच्छी सेंसिटिव स्टोरी है ये। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वांडा पेट्रोनस्की, जो कि जैसा कि मैंने बताया पोलैंड के ये पॉलिश मूल की लड़की है जो कि आती है अमेरिका में। और मैडलाइन पेगी, ये दोनों फ्रेंड्स हैं, ये भी वही इसके स्कूल में पढ़ते हैं। और मिस मैसन, ये उनकी क्लास टीचर है। ठीक है, तो आइए हम चैप्टर पे आते हैं और इस चैप्टर में शुरू करते हैं, डिटेल से डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले कुछ सवाल उठाए गए हैं। क्या आप किसी को कैसे जज करते हैं? उसके कपड़ों से, उसकी एक्टिविटी से, उसके टैलेंट से। कपड़ों से जज करने का कोई भी तरीका नहीं होता है। इसमें ये दिखाया गया है कि कैसे एक गरीब लड़की जो कि बच्चों के द्वारा सताई जाती है, कहीं ना कहीं उसके साथ भेदभाव किया जाता है, उसे बार बार उसे कपड़ों के लिए पूछा जाता है, बहुत से इस तरह के सवाल किए जाते हैं। तो इसी चीज को उठाते हुए, सवाल उठाते हुए आगे आते हैं हम। इसमें सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन बताया गया है पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये बताया गया है कि अमेरिका में पॉलिश मूल के लोग के समुदाय के बारे में। आइए पढ़ते हैं। The first Polish immigrants arrived in America in 1608, but the largest wave of Polish immigration occurred in the early 20th century, when more than 1 million Poles migrated to the United States. कहते हैं, बता रहा है कि सबसे पहले पॉलिश इमिग्रेंट्स जो थे अमेरिका में कब आए, तो 1608 में। लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी वो कब आई, तो अर्ली 20th सेंचुरी में। ठीक है, जब लगभग 1 मिलियन पोल्स माइग्रेट करके अमेरिका में आ गए। आगे आते हैं। द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन rather than to ethnicity. They were identified as Russian Poles, German Poles and Austrian Poles. कह रहा है कि उस समय पोलैंड राज्य का अस्तित्व नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उन्हें उनके एथनिसिटी से ज्यादा कैसे उन्हें जाना जाता था। अगर वो रशिया से आए थे तो उन्हें रशियन पोल्स का कहा जाता था, अगर वो जर्मनी से आ रहे थे तो उन्हें जर्मन पोल्स का कहा जा रहा था, या फिर अगर वो ऑस्ट्रिया से आ रहे थे तो उन्हें ऑस्ट्रियन पोल्स कहा जा रहा था। इस प्रकार वो जाने जाते थे। नेक्स्ट आते हैं। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज in Chicago and its suburbs. So Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world. Next one we do Warsaw, the capital of Poland. कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज जो थे वो सबसे ज्यादा कहाँ रहते थे, शिकागो और उसके आसपास के क्षेत्रों में। जबकि शिकागो को कहा जाता था कि वो बहुत बड़ी संख्या वाले क्षेत्र हो गए थे, जबकि जो वर्षा जो थी वो पोलैंड की राजधानी थी। अगर वो पहले स्थान पर थी तो शिकागो क्या था, दूसरे स्थान पर थी। आगे आते हैं। पॉलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स एज वर द
आयरिश, इटालियन एंड ज्विस। बता रहे हैं कि पॉलिश मिल्कियंस डिस्क्रिमिनेट किए जाते थे, ठीक उसी तरह जैसे कि कभी आयरिश या इटालियंस या ज्यूस को वहां पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। नेक्स्ट आते हैं, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट, कुछ यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं, मैंने लिखे भी हैं यहाँ पे, सेंसस 2000 के कुछ आंकड़े दिए हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस 6,67,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home, which is about 1.4% of the people who speak languages other than English और 0.25% of the US population। बता रहा है कि 2000 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार इनके 6,67,414 अमेरिकन जो थे, वो 5 साल के ऊपर के जो थे, वो बताया जा रहा है कि पॉलिश बोलते थे, जो कि कितना था उनके, कितना लगभग 1.4% पीपल थे, जो कि पूरी आबादी की कितना थे, 0.25% पूरी यूएस पॉपुलेशन के लोग थे। ठीक है, ये आंकड़े इसलिए बताए गए हैं क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि पोलैंड से आए हुए लोग जो अमेरिका में बसे थे, उनके साथ किस तरह की घटनाएं थी। चलिए आते हैं हम स्टोरी पे। टुडे मंडे वांडा पेट्रोल्स्की was in her seat but nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence। आज मंडे है और वांडा पेट्रोल्स्की जो है वो अपनी सीट पर नहीं है, और यहाँ तक कि मैडी और पेगी जो कि हमेशा फन करती थी, उन्होंने भी उसके एब्सेंस पर ध्यान नहीं दिया। यूजुअली वांडा sat in the seat next to the last seat in the last room in room 13. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat the corner of the room where there was most suffering of fit, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor। कह रहे हैं कि जनरली वांडा जो है सबसे लास्ट सीट पर बैठा करती थी कॉर्नर में, वहां पर रूम नंबर 13, ये इनका क्लासरूम है जिसका का रूम नंबर 13 है, और वह कॉर्नर में बैठती थी, वहां बैठती थी जहां पे रफ बॉयज, रफ मीन्स जो कि अच्छे मार्क्स नहीं लाते थे और जनरली वो नॉइजी बच्चे थे। ठीक है, अपने पैरों से शोर करते थे, स्कफलिंग मतलब सरसराहट, पैरों को रगड़ते हैं ना क्लास में, वो करते थे और किसी भी बात पर जोर जोर से हंसते थे। जब भी कुछ भी फनी करना हो वही लोग करते थे, और उस एरिया में सीट पे यानी जो फ्लोर था उस पे डर्ट, धूल भी ज्यादा हुआ करती थी। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वाज रफ एंड नॉइजी। ऑन द contrary, she was very quiet and rarely said anything at all, and nobody had ever heard her laugh out loud. Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all। बता रहा है कि वांडा वहां पे इसलिए नहीं बैठती थी कि वो रफ थी या नॉइजी थी, बल्कि वो तो शायद एकदम कभी कुछ कहने वाली बच्ची थी, वो कभी कुछ कहती ही नहीं थी, बहुत मुश्किल से कुछ कह दिया वो एक अलग चीज है, वो बिल्कुल शांत थी, और यहाँ तक कि किसी ने भी उसे जोर से हंसते नहीं सुना था, और कभी कभी वो अपनी थोड़ी सी मुंह खोल के हंसती थी, बस उतना ही, इसके अलावा ज्यादा नहीं। आते हैं नेक्स्ट। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat, unless it was because she came all the way from Boggins Heights, and her feet were usually caked with dry mud. But no one really thought much about Wanda Petrolsky once she sat in the corner of the room। कह रहा है वास्तव में वो कोई नहीं जानता था कि वांडा वहां क्यों बैठती थी, आखिर वो ऐसी लड़की नहीं थी, वहां बैठती क्यों थी। शायद इसलिए कि अब उसके पैर गंदे रहते थे क्योंकि वो बॉगिंस हाइट्स से आती थी। यहाँ पे बॉगिंस हाइट्स बताने का मतलब ये बताया जा रहा है कि वो अनडेवलप्ड इलाका होगा, वो पूरी तरह डेवलप नहीं होगा, मिट्टी वाले इलाके होंगे, बारिश होते होंगे तो मिट्टी तो जूते में लगते हैं ना, फिर वो सूख जाया करते थे और उसके पाँव से वो चले आते थे क्लासरूम में। ठीक है,
बातें करते रहते थे या फिर हंसते रहते थे। और या तो फिर लंच ब्रेक में किसी भी टाइम अगर ब्रेक हुआ है, लंच ब्रेक या खेलते समय, तभी वो वांडा को याद करते थे, या फिर स्कूल ऑफ होने के बाद। नेक्स्ट आते हैं, then sometimes they waited for Wanda to have fun with her। इसलिए वो वांडा का इंतजार किया करते थे उसके साथ फन करने के लिए, उसके साथ मजाक करते थे। क्या करते थे, आइए हम आगे देखते हैं। The next day, Tuesday, Wanda was not in school either and nobody noticed her absence again। नेक्स्ट डे भी देखा मंगलवार, आज भी लोगों ने उसके एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। आगे आइए, द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, वांडा वाज नॉट इन स्कूल, ये हो गया इधर, एंड नोबडी नोटिस हर एब्सेंस अगेन। बट ऑन वेडनेसडे, पेगी एंड मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विथ अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिड नॉट ट्रैक इन द होल लॉट ऑफ मड डिड नोटिस दैट वांडा वाजंट देयर। Peggy was the most popular girl in school. She was pretty. She had many pretty clothes and her hair was curly। बोल रहे हैं, और वेडनेसडे यानी बुधवार को पेगी और मैडी, जो कि बिल्कुल सामने बैठे हैं, कहते हैं कि वो लोग अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चे हैं, उनकी पैरों में सूखे मड नहीं लगे होते हैं, और पेगी जो है वो स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की है। उसे स्कूल में हर कोई जानता है, अच्छे मार्क्स लाती है और वो सुंदर है, उसकी कर्ली हेयर है। सी हैड मेनी प्रिटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वाज कर्ली। उसके पास बहुत सुंदर सुंदर कपड़े हैं और उसके बाल घुंघराले हैं। मेडी वाज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड। द रीजन पेगी एंड मेडी नोटिस्ड वांडा's absence was because Wanda had made them late to school। अब क्या है, उनकी वांडा के मेडी जो है पेगी की वो बेस्ट फ्रेंड, सबसे नजदीक की मित्र है, और वो दोनों के वांडा के ना आने का नोटिस करने का एक ही कारण है, और वो है कि वो उसके कारण वो लोग लेट हुए। क्यों, आइए देखते हैं। They had waited for Wanda to have some fun with her and she just hadn't come। उन लोगों ने उसका इंतजार किया कि वो आएगी और हम उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन वो नहीं आई। Next, they often waited for Wanda Petrosky to have fun with her। वे अक्सर इंतजार किया करते थे वांडा पेट्रोस्की का उसके साथ फन करने के लिए, मजाक करने के लिए। वांडा पेट्रोस्की, most of the children in room 13 didn't have names like that। They had names easy to say like Thomas, Smith और Ellen। कहते हैं कि वांडा पेट्रोस्की जो है वो रूम नंबर 13 में, और जो बच्चे थे उनके नाम काफी आसान थे, टॉमस, स्मिथ, एलेन। देयर वाज वन बॉय नेम्ड बाउंस, बिली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोस्की वाज। एक बच्चे का नाम था बाउंस, जिसे लोग बिली बाउंस करके चिढ़ाते थे। ये एनफ था, लेकिन किसी का भी नाम वांडा पेट्रोस्की की जैसे कि जितना अन्य बच्चों को फनी नहीं लगता था। इसका नाम सारे बच्चों को बिल्कुल अलग और फनी लगता था। Wanda did not have any friends। She came to school alone and went home alone। She always wore a faded blue dress that didn't hang right। It was clean, but it looked as though it had never been ironed properly। कह रहा है कि वांडा के कोई मित्र नहीं थे, वो अकेले स्कूल आती थी, अकेले ही स्कूल से जाती थी, और कहते हैं उसके पास सिर्फ एक ब्लू फेडेड ड्रेस थी, जो भी उसे ठीक से नहीं आती, लेकिन साफ सुथरा था, बट ऐसा लगता था कि कभी भी उसे आयरन नहीं किया। आगे आते हैं। She didn't have any friends, but a lot of girls talked to her। Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girl play hopscotch on the worn hard ground। उसकी कोई मित्र नहीं थी, लेकिन उससे ढेर सारी लड़कियां बात करती। जब वो स्कूल ग्राउंड में खेल रही बच्चों को देखती थी हॉपस्कॉच खेलते हुए, तब उस समय बहुत सारी लड़कियां आकर के उससे बात किया करती थी। Wanda, Peggy would say in the most courteous manner, as though she were talking to Miss Mason।
मेरे क्लोजेट में बिल्कुल पंक्ति में अच्छे से रखे हुए हैं। Then they let her go, and then before she had gone very far, they couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter. उसके बाद क्या करते हैं बच्चे, उसे जाने देते हैं, ठीक है, और वो बहुत अधिक दूर भी नहीं जाते। ये सारे बच्चे जोर से हंसते हैं, जोर से हंसकर उसका मजाक उड़ाते हैं, इतनी जोर से हंसते हैं कि उसे आराम से सुनाई देता है। 100 dresses. Obviously, the only dresses Wanda had was the blue one she wore every day. So why did she say she had 100? What a story! ये लोग आपस में बातें कर रहे कहते हैं 100। देखो उसके पास तो सिर्फ एक ब्लू ड्रेस है जो कि वो पहनती है, सिर्फ एक ब्लू ड्रेस है जो भी फेडेड, बिल्कुल मतलब उसका कलर खराब हो गया है। और वो कहती है कि क्यों उसने कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस है, क्या कहानी। आगे आते हैं। हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड? फिर किसी दिन इसे पूछ रहे हैं ये लोग, तुम्हारे पास कितने जूते हैं? 60 pairs, all lined up in my closet. ये फिर कहती है आराम से, 60 जोड़े मेरी क्लोजेट में सारे एक पंक्ति में। Cries of exaggerated politeness greeted this all alike. सारा फिर पोलाइट में, थोड़ा आश्चर्य में फिर पूछते हैं, सारे एक जैसे ही क्या? Oh no, every pair is different. All colors, all lined up. फिर वांडा कहती, नहीं, सारे अलग अलग कलर के और सारे एक पंक्ति में रखे हुए, ठीक है। Peggy, who had thought of this game and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. Peggy जो है, जो इस गेम को तैयार की थी, और मैडी उसकी इनसेपरेबल फ्रेंड, कहने का मतलब है कभी अलग ना होने वाली दोस्त, वो जो थी वो हमेशा ये लोग सबसे लास्ट में जाते। कहने का मतलब है वो जो भीड़ तैयार होती थी वांडा को टीज करने के लिए, उस भीड़ में सबसे लास्ट में जाने वाले ये दोनों ही होते थे। Finally Wanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had, finishing the walk to school alone. कह रहा है कि अब अंत में वांडा क्या करती है कि अपने घर की ओर चली जाती है, उसकी आंखें उदास है, वो कंधों को झटकते हुए आगे बढ़ जाती है और अपने घर की तरफ वो बिल्कुल अकेली चली जाती है, उदास। नेक्स्ट आते हैं। Peggy was not really cruel. She protected small children from bullies, and she cried for hours if she saw an animal mistreated. If anybody had said to her, "Don't you think that it is a cruel way to treat Wanda?" she would have been very surprised. Cruel बता रहा है कि पेगी जो है वो वास्तव में कठोर नहीं है, क्योंकि वो ना छोटे बच्चों को बुलिस, यानी जो बड़े होते हैं, जो ताकतवर होते हैं ना, उन्हें बुलिस कहते हैं, जो अपने से छोटों को सताते हैं। अगर बड़े बच्चे किसी छोटे बच्चे को या उस तरह के लोग सताते थे, उसे दिख जाते थे ना, तो वो चिल्लाती थी, वो डांटती थी, और अगर किसी को वो जानवरों को भी सताते देखती थी तो वो चिल्लाती थी। लेकिन वही अगर उससे कोई पूछता था कि क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम वांडा को इस क्रूर तरीके से ट्रीट कर रही हो, तो वो कहती है, उसे ना आश्चर्य होता है, कहती है क्रूर। Why did the girl say she had 100 dresses? क्यों ये लड़की कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस? क्यों उसने कहा था? Anybody could tell that was a lie. Why did she want to lie? And she wasn't just an ordinary person. Else, why did she have a name like that? Anyway, they never made her cry. कहती है कि कोई भी समझ सकता है कि वो झूठ बोल रही है। आखिर वो ऐसा कहती क्यों? उसके पास वो, और वो तो एकदम साधारण है। कहते हैं कि वो कोई साधारण लड़की नहीं है, उसके नाम से उसे ऐसा लगता है। इसका इतना अलग नाम क्यों? वो बिल्कुल गरीब है। क्यों कहती है उसके पास
मैडी को परेशान करता है। मैडी was poor herself. She usually wore somebody's hand-me-down clothes. Thank goodness she didn't live up on Bogans Heights or have a funny name. कहता है कि मैडी खुद एक गरीब लड़की है, वो किसी के hand-me-down clothes पहनती, मतलब किसी के दिए हुए कपड़े पहनती है, और लेकिन वो कहती है कि अच्छा है कि मैं बॉगिंस हाइट्स में नहीं रहती हूँ, वरना लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल भी गरीब है, लोग जान जाते हैं। लोग कहने का मतलब उसके क्लास के बच्चे वो जान जाते हैं, और ना ही उसका कोई फनी नेम मैडी सोच रही है। आगे आते हैं। Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking, polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them round and saying nothing herself. कभी-कभी जब पैगी थोड़ी मॉकिंग मजाक करने के अंदाज में जब वांडा से पूछती रहती सवाल, तो मैडी को बहुत ही एम्बैरेसमेंट फील होता। वो अगर जैसे हम कभी खोए से रहते हैं, अगर मतलब हमारा ध्यान कहीं और हम यहाँ पे हैं तो कुछ खुरेदते रहेंगे या कहीं और ध्यान रहेगा, तो ठीक वो भी अपने हाथ में कुछ कंचे जैसे लेकर के वो उसमें खोई सी रहती, उसे बुरा लगता, क्योंकि वो खुद भी वो एक गरीब लड़की, वो गरीब परिवार से आती है। आगे आते हैं। Not that she felt sorry for Wanda exactly. She would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dresses game. But suppose me, Peggy and all the others started in on her next. कहते हैं कि वास्तव में ये सॉरी वांडा के लिए फील नहीं करती अगर पेगी ने ये ड्रेसेस वाला गेम इन्वेंट नहीं किया होता, और कहती है कि लेकिन कभी-कभी वो ये सोचती है कि अगर सबने, सारे बच्चों ने मुझ पे फन करना शुरू कर दिया तो क्या होगा, ठीक है, अगर उस पे आ गई तो क्या होगा, ये मैडी के दिमाग में आता है। She wasn't as poor as Wanda, perhaps, but she was poor. Of course, she would have more sense than to say she had 100 dresses. Still, she would not like for them to begin on her. Savage Peggy would stop teasing Wanda. Petronsky कह रहा है कि यहाँ पे ये खुद सोच रही है अपने बारे में, कहती वो वांडा जितनी पुअर नहीं है और उसके पास इतना सेंस है कि वो कभी नहीं कहेगी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, ठीक है, और वो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि मतलब वो खुद में सोच रही है कि उस तरह से कभी उसे टीज किया जाए, और वो ये विश करती है कि पैगी जो है वो वांडा को टीज करना छोड़ दे। ये इसे बिल्कुल अंदर से एम्बैरेसमेंट हो रही है, ये फील कर रही है मैडी। आगे आते हैं। Today even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. She worked her arithmetic problems absent-mindedly. कह रहा है कि आज भी थोड़ा सा ये लोग लेट हुए हैं, ये लोग वांडा का फन नहीं कर पाए, और इस बात से मैडी को खुशी, क्योंकि वो तो चाह ही रही थी कि पैगी जो है वो रोक दे टीज करना वांडा, और वो अपने मैथ्स के प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रही है, लेकिन एब्सेंट माइंडेडली कहने का मतलब है उसका ध्यान वहाँ बिल्कुल भी नहीं था, उसका दिमाग वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। 8 times let's see she wished she had the nerve to write Peggy a note, because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, "Hey Peggy, let's stop asking Wanda how many dresses she has." कह रहा है कि वो अपनी कैलकुलेशन कर रही है, और वो अंदर से उसके मन में ये इच्छा आ रही है कि वो एक पेगी को एक छोटा सा नोट लिखे, नोट दैट मीन्स छोटा सा एक लेटर, कि पेगी तुम वांडा को टीज करना छोड़ दो, क्योंकि उसे सामने से पेग को कहने की ये हिम्मत नहीं हो रही। When she finished her arithmetic, she did start note to Peggy. Suddenly she paused and shuddered. She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. Peggy might ask her where she got the dress that she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings, so no one in room 13 would recognize it. कह रहा है कि
What difference did it make? Slowly Maddie tore into bits the note she had started. She was Peggy's best friend, and Peggy was the best liked girl in the whole room. Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. कह रहा है कि अब ये सोच रही है, जब ये कांप जाती है, रुक जाती है, तब ये सोचती है कि सिर्फ और सिर्फ पेगी ही वांडा को टीज करना छोड़ सकती है और कोई नहीं कर सकता ये काम। ठीक है, अब अपना ध्यान मैडी जो है, मैडी वो अपना ध्यान वहां से हटाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो खुद टारगेट नहीं होना चाहती। वो क्या करती है, अपने माइंड को दूसरी जगह ले जाती है, बादलों में हाथ फेरते हुए अपने थॉट को, उस बुरे थॉट जो उसके मन में आया था, उसे दूर रखने का प्रयास करती है। और वो क्या करती है, उसने जो नोट लिखा था उसे वो फाड़ देती है। और क्योंकि पेगी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और हर कोई जानता था कि क्लास में कि वो एक अच्छी लड़की है, ठीक है, और वो जहां तक संभव है वो गलत नहीं करेगी, इसने ऐसा सोचा। किसने? मैडी ने। कहीं ना कहीं वो भी टारगेट नहीं होना चाहती, इसलिए अपने आप को उसने कहीं ना कहीं कंसोल किया। आगे आते हैं। एज फॉर वांडा, शी वाज जस्ट सम गर्ल who lived up on Boggins Heights and stood alone in the schoolyard. She scarcely ever said anything to anybody. The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. कहता है कि वांडा के लिए, यहाँ वांडा की बात बता रहे हैं। क्या है वांडा? कि वो बस ऐसी लड़की है जो कि बोगिंस हाइट से आती है और स्कूल के आंगन में अकेली खड़ी रहती है, किसी से उसकी कोई बातचीत नहीं होती है, ज्यादातर चुप रहती है। शायद ही उसने किसी से कुछ बात की हो, और बात की तो क्या बात की, अपने 100 ड्रेसेस, स्कूल की यार्ड में आंगन में खड़े होकर अपने 100 ड्रेसेस। ठीक है, मैडी रिमेम्बर्ड her telling about one of her dresses, pale blue with colored trimmings, and she remembered another that was brilliant jungle green
बॉगिंस हाइट्स। अब नेक्स्ट डे जो है वो ड्रिजलिंग, बूंदाबांदी होती है ना, उसे ड्रिजलिंग कहते हैं। ड्रिजलिंग हो रही है और ये लोग स्कूल को जा रहे हैं पेगी की छाते के नीचे। पेगी और मैडी दोनों, आज भी वैसा ही दिन है, लेकिन आज ये लोग वांडा के लिए वेट नहीं करेंगे। आज ये लोग देर नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आज टीचर रिजल्ट सुनाएंगे, ड्राइंग कॉन्टेस्ट का विनर कौन होगा, ठीक है। और ये लोग जो है जहाँ पर कहाँ, ओलिवर स्ट्रीट वांडा पेट्रोनस्की के घर से थोड़ी दूर पड़ता था, कॉर्नर पे, वहीं ये लोग वांडा का वेट करते थे। लेकिन जो कि वो रास्ता हिल की तरफ, बॉगिंस हाइट की तरफ जाता था, लेकिन आज ये लोग वेट नहीं करेंगे। एनीवे दे वन टॉकिंग, टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वाज इम्पॉर्टेंट। मतलब ये आज कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं लेट होने के, क्योंकि आज उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क पेगी। पेगी पूछती है, तुम्हें लगता है कि आज मिस मैसन जो है वो आज विनर्स अनाउंस कर देगी? ओह आई होप सो, द मिनट वी गेट इन सेड मैडी, ऑफ कोर्स यू विल विन पेग। मैं उम्मीद करती हूँ और अगले ही मिनट हम अंदर होंगे क्लास में और पेग तुम ही जीतोगे। होप सो said Peggy eagerly. The minute they entered the classroom, they stopped, short, and gasped. There were drawings all over the room, on every ledge and window sill. Dazzling colors and brilliant lamps designs, all drawn on great sheets of wrapping paper. कह रहा है अगले ही मिनट वो लोग क्लासरूम में एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद क्या देखा उन्होंने? बहुत सारे ड्राइंग्स, खिड़की के बगल में, दीवार पर, हर जगह ड्राइंग्स लगी हुई, बहुत ही बेहतरीन डिजाइन्स जो कि रैपिंग पेपर के सीट पे बनाई गई थी। आगे आते देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइन अप, लगभग ये 100 होंगे और सारे एक पंक्ति में लगे हुए थे पूरे क्लासरूम में। देयर मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट दे वर, एवरीबॉडी स्टॉप्ड एंड लिसन्ड ऑनवर्ड बट एडमायरिंगली। कहते हैं कि डेफिनेटली ये कॉन्टेस्ट की पेंटिंग है और सारे लोग वो धीरे से बातें कर रहे हैं और उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है। As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winner. Jack Wiggles had won for the boys, she said, and his design for an outboard motor was an exhibition in room 12 along with the sketches by all the other boys. जैसे ही क्लास पूरा जमा हुआ, मिस मैसन ने विनर अनाउंस किया। लड़कों में जैक वेगल्स ने जीता था, जिन्होंने मोटर बोट डिजाइन किया था, उसके पेंटिंग्स रूम 12 में लगे हुए थे, सारे दूसरे बॉयज के स्केचेस के साथ। आगे आते हैं। As for the girls, she said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most one girl, and room 13 should be proud of her, this one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. In the opinion of the judges, any one of the drawings is worthy of winning the prize. I am very happy to say that Wanda Petronsky is the winner of the girls' medal. मिस मैसन ने कहा कि लड़कियों के लिए बहुत सारी लड़कियों ने मुश्किल से 1 या 2 स्केचेस सबमिट किए, लेकिन एक लड़की ने लगभग 100 स्केचेस सबमिट किए और सारे सुंदर हैं। लेकिन जो जज है उन्हें किसी एक को ही इनाम देना है और मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि विनर कोई और नहीं, हमारी ही क्लास की बच्ची वांडा पेट्रोन्स्की है। Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. Let us hope she will be back tomorrow. Now, class, you will file around the room quietly and look at her exquisite drawings. दुर्भाग्य से वांडा हमारे बीच नहीं है इस प्रशंसा के लिए, अपने मेडल को पाने के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ, मिस मैसन कह रही है कि वो नेक्स्ट डे क्लास में जरूर होगी और आप सभी जाकर के उसके सारे पेंटिंग्स को देख सकते हैं। आगे आते हैं। The children burst into applause and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, put their fingers in their mouths and whistle, though they were not interested in dresses. सारे लड़के ताली बजाते हैं, उसकी प्रशंसा भी करते हैं और लड़के सीटी बजाते हैं। हालांकि उन्हें पेंटिंग से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन्हें तो बस एक मौका चाहिए हंगामा करने का, हल्ला करने का। अब लुक पे विस्पर्ड मैडी बोलती है, देखो पे, दैट इज द ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इजंट इट ब्यूटीफुल? देखो ये ब्लू वाली है, ब्लू वाली ड्रेस के बारे में वो बात किया करती थी ना, ये खूबसूरत है ना? यस सेड पेगी, एंड हियर्स दैट
तो आइए बच्चों, अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला मैंने पैसेज लिया है, एक पैसेज है, आप बुक में देखिएगा, टुडे इवन दो मैंने शॉर्ट में लिखा, फिर इसके लास्ट लाइन लिखे, सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट। क्वेश्चंस आपके हमेशा इस चैप्टर से पैसेज हमेशा आएंगे और पैसेज से रिलेटेड 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मैडी वांट टू आस्क पेगी नॉट टू मेक फन ऑफ वांडा। मैडी कैसे चाहती थी कि वो पेगी को मना करे कि वो वांडा का मजाक ना उड़ाए, ठीक है। तो कैसे चाहती थी, वो एक नोट लिखना चाहती थी, मैंने बताया आपको, वो एक नोट लिख के उसे बताना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड मैडी फील सडन। क्यों मैडी अचानक से कांपने लग जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर वो पेगी को मना करेगी तो नेक्स्ट टारगेट मैडी हो जाएगी। ये सोचकर कि वो कांपने लग जाती है, वो रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मैडी थिंक पेगी वुड ह्यूमिलिएट हर। कैसे पेगी उसे ह्यूमिलिएट करेगी, कैसे सोचती है, कैसे करेगी। तो वो अचानक खुद को पाती है स्कूल यार्ड में खड़ा, और फिर वो उससे पूछेगी कि तुमने ये जो ड्रेस पहना है ये कहाँ से लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन्स डेकोरेशंस। इस पैसेज में से ऐसा वर्ड आपको ढूंढना है जिसका की मतलब होता है डेकोरेशंस। इसका आंसर होगा प्रेमिस। इधर मैंने कुछ 3 क्वेश्चन लिए हैं। वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड बाय। आपको पता है वो लास्ट रो के लास्ट बेंच पे बैठती थी कॉर्नर में। हाउ डिड पेगी, इसे आप थोड़ा डिटेल से लिखेंगे, ये 4 मार्क्स के समथिंग, या फिर हो सकता है आपको और भी लॉन्ग में आए, आप इसे अच्छे से लिखेंगे। वहां बैठती थी, बिल्कुल शांत रहती थी, जहां रफ और नॉइजी बॉयज बैठते थे, इस तरह करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड पेगी मेक फन ऑफ वांडा, हाउ डिड वांडा रिएक्ट टू दैट। तो कैसे करती थी, हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैड इन योर क्लोजेट, you told me, ऐसे करके सवाल पूछती थी। हाउ डिड वांडा रिएक्ट, 100 ऑल लाइंड अप इन माय क्लोजेट, इस तरह करके आपको डिटेल